नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इस पीपीटी को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी 9th क्लास में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं और वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसको हमने बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बनाया है। ठीक है, जो भी बातें लिखी हुई हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए इसको इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो जो चैप्टर्स है इसको हम 2 क्लासेज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस में पढ़ेंगे और तीसरा क्लास भी होगा जिसमें कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों में या बाकी किताबों में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासेज होंगी और एक 3 क्लासेज होंगी टोटल, जिसमें कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की। ठीक है, जिसको हम मैटर कहते हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कहा गया है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसमें कि जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, उसको पदार्थ कहते हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक और चीज़ लिखा गया है कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता हो, ठीक है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, जैसे कि बुक्स हो गए, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई। ठीक है, हवा हो गई जो दिखाई नहीं दे रही है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। हवा स्थान घेरती है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जब हम बैलून को फुलाते हैं तो बैलून जो होती है, जैसे उसमें हवा भर जाती है तो वो बड़ा होता जाता है। इसका मतलब है कि हवा स्थान घेर रही है। ठीक है, हवा में भार होता है। ये भी अगर आप एक खाली बलून लें और उसका वेट करें और एक बलून में हवा भर के वेट करें, तो जिसमें आप हवा भर के और तब उसका वेट करेंगे, उसका वजन निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो हम सामने देख रहे हैं, ये पेन से लेकर हर चीज़, वो क्या है, पदार्थ है। लेकिन दोस्तों वैसी चीज़ें जिसमें कि भार नहीं होता, जो स्थान नहीं घेरती है, जैसे कि प्रकाश हो गया, ठीक है, साउंड हो गया जो हम बोल रहे हैं, या बिजली हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पदार्थ नहीं है। ये सब क्या है, ऊर्जा है, ये सब एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि बिजली जो होती है वो वायर्स के माध्यम से आती है, लेकिन बिजली में भार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब वायर इस तरीके से है तो 1 kg का है, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब आने लगेगी तो वो 2 kg 4 kg का हो जाएगा। ऐसा बात नहीं होता है। ठीक है, वो उतना ही रहता है। वो क्या है, एनर्जी है। साउंड है, साउंड जो है वो एनर्जी है। ठीक है ना। फिजिक्स में बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एक पदार्थ और दूसरी ऊर्जा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों से ही फिजिक्स पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो जाता है। इसी में 2 खत्म हो जाता है पूरा फिजिक्स। तो सीधे से समझते हैं कि वैसी वस्तुएं जो कि स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो क्या है, पदार्थ है। बिजली जो है वो पदार्थ नहीं है, लाइट पदार्थ नहीं है, साउंड पदार्थ नहीं है। ठीक है, पदार्थ क्या है, ईंट, पत्थर, पहाड़, पर्वत, पानी, हवा। ठीक है, ये सब पदार्थ हैं। यहाँ पे दिया है पानी, दूध, तेल, ये लिक्विड। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिक्विड का मतलब तरल नहीं है, लिक्विड का मतलब द्रव होगा। ठीक है, जो तरल होती है इसमें गैस भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो सॉलिड में अगर हम बात करें तो पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। लिक्विड में बात करें तो पानी, दूध, तेल और भी पेट्रोलियम। ठीक है, अगर गैस की बात करें तो वायु, इसमें पूरा आ ही गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। दोस्तों अगर पहले की बात करें तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसको पंच तत्व कहा जाता था। और ग्रीक में भी पंच तत्व ही कहा जाता था। मतलब पहले, बहुत पहले की अगर बात करें, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे
वो ये मानते थे कि पूरी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, और वो इस 5 तत्वों को कहते थे क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, ये संस्कृत में है। अभी इसमें बात करें तो यहाँ होता है वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये 5 चीज़ें जो होती हैं, पहले माना जाता था भारतीय दर्शन में या फिर यूरोप में भी इसी को माना जाता था पहले, बहुत पहले की बात करें तो प्राचीन भारत की बात हो रही है उस समय, कि जो वाटर, एयर, स्काई, अर्थ और फायर होते हैं, इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। लेकिन बाद में साइंस तरक्की करते गया और ये कहा गया कि जो एयर होती है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये मतलब प्राचीन भारत में ये कहा जाता था। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, सिचुएशन चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीन भारत में 5 किन चीज़ों को पंच तत्व कहा जाता था या माना जाता था जिससे सब कुछ बना हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे कि वो था एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, पंच तत्व इसको कहते थे। अभी भी अगर आप मेडिकल में जाते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर पंच तत्वों के बारे में, मतलब पंच तत्वों के आधार पर इलाज किया जाता है। या आपने पहले, बहुत पहले, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, हम लोगों के समय में आता था शक्तिमान। ठीक है, एक सीरियल आता था शक्तिमान। उसमें क्या था कि जो शक्तिमान थे वो पंच तत्वों की शक्ति से ही बने थे। ठीक है, मतलब पंच तत्व जो थे उन्होंने अपनी अपनी शक्तियाँ दी और उन्हीं शक्तियों से वो शक्तिमान बने, जो कि अब मुकेश खन्ना जी शक्तिमान का रोल करते थे। और अपने टाइम में, मतलब 90 के दशक में कहें तो, या 2000 के आसपास में बहुत फेमस सीरियल था, भारतीय सुपर हीरो, पहला सुपर हीरो थे भारत के, शक्तिमान। ठीक है, अभी तो आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल भी जाएगा, आप शायद देखे भी होंगे। अब हो सकता है किसी को पसंद ना आए एवेंजर्स के टाइम में शक्तिमान, लेकिन बहुत बेहतरीन सीरियल था उस समय के हिसाब से। अब बात करते हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में पदार्थ की जो भौतिक प्रकृति होती है, फिजिकल नेचर होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। केमिकल नेचर के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल नेचर का मतलब होता है जो सामने हमारा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, कि ये जो है सॉलिड है, ये पेन है। लेकिन केमिकल नेचर का मतलब होता है कि ये किन किन तत्वों से मिल करके बना है, कार्बन से मिल करके बना है, नाइट्रोजन से मिल करके बना है, वो केमिकल नेचर हो गया। ठीक है, जैसे कि हम पानी को देखते हैं तो पानी सामने दिखती है, पानी लिक्विड है। ठीक है, तो हम उसको टच कर सकते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ये सब फिजिकल नेचर है। लेकिन पानी H2O से बना है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम से बना है, ये केमिकल नेचर है। ठीक है, तो इसमें हमें फिजिकल जो नेचर है उसी के बारे में पढ़ना है, केमिकल नेचर आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे पहला दिया है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको अणु या फिर परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम या मोलेक्यूल्स। दोस्तों अगर बात करें तो जितने भी पदार्थ होते हैं, पहले क्या था, पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये माना जाता था कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा है अगर, तो पहले माना जाता था कि ये इतना ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि साइंस तरक्की की और ये माना गया कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ठीक है, या फिर मान लीजिए शक्कर का एक गोली है इतनी बड़ी सी, ये शक्कर है। ठीक है, शुगर, जिसको हम लोग चीनी भी कहते हैं। पहले माना जाता था कि ये अगर इतना बड़ा शक्कर का एक मतलब गोला है तो इतना इतना ही बड़ा होगा। बाद में पता चला कि नहीं, ये बहुत छोटे छोटे शक्कर के कणों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो हम अपने सामने देख रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, वो सब क्या है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक भी क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। कोई भी चीज़, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, समझने की बात करें, तो कहा जाता है कि मान लीजिए कि एक हम बीकर लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, इसमें हम पानी रख लेते हैं, वाटर। जैसे मान लीजिए इसमें हमने पानी भर दिया पूरा, और इसमें हमने क्या किया कि शक्कर की कुछ बूंदे, शक्कर के जो कुछ क्रिस्टल्स हैं
जैसे मान लीजिए हमने शक्कर के कुछ क्रिस्टल्स इसमें डाल दिए। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद अगर हम इसको किसी चीज़ से इस तरीके से अगर हम मिलाना शुरू कर दें तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसके जो भी शक्कर था वो गायब हो गया। शक्कर अब इसमें दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ वाटर दिखाई देगा। अब अगर शक्कर जो है वो इतना ही बड़ा है तो फिर ये गायब कैसे हो गया? ठीक है, अगर शक्कर इतना ही बड़ा है तो इसमें गायब कैसे हो गया? और अगर गायब हो गया तो फिर गया कहाँ पे? अगर ये समझने की कोशिश करें तो शक्कर क्या हुआ कि अब जो इतना बड़ा शक्कर था ये छोटे छोटे कणों से मिल करके बना था। इसके जो कण थे वो टूट गए, ठीक है, ये और ज़्यादा छोटा छोटा हो गया। और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो पानी के बीच में जो स्थान था छोटा छोटा, जो पानी के छोटे छोटे कण थे उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्थान था, उसी स्थान में जा करके सब एडजस्ट हो गए। तो इस तरीके से हमें दो बातें सीखने के लिए मिली कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जो पानी है वो भी छोटे छोटे कणों से बना है, जो शुगर है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और जो पानी है उसके कणों के बीच में खाली स्थान है, तभी तो ये जाकर के उसमें एडजस्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे फिगर देखने की कोशिश करें तो ये है हमारा सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो ये क्या है, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। कोई भी सॉलिड हो तो लिक्विड भी वैसा ही बना होता है, लेकिन लिक्विड के बीच में स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, गैस के बीच में और ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो ठीक है, गैस के बीच में ज़्यादा स्पेस है, जो लिक्विड है उसके बीच में कम स्पेस है, जो सॉलिड है उसमें बहुत कम स्पेस है। तो जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और इन स्थानों को कहा जाता है इंट्रामोलेकुलर स्पेस, या फिर हिंदी में कहें तो अंतरा आणविक कण, अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, इंट्रा मोलेक्युलर स्पेस। ठीक है, हिंदी में अंतराणविक स्थान। ठीक है, दूसरा दिया है कि ये कण जो होते हैं वो निरंतर गति में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है, कोई भी बेहद ही जो सुगंधित खूबसूरत सा अगरबत्ती, ठीक है, किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का जो बेहतरीन सुगंध देता हो, उसको क्या करते हैं यहाँ पे जलाते हैं। यहाँ पे अगर जलाएंगे तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे से 10 फीट 20 फीट दूर, अगर इसी कमरे में कहीं पर भी बैठा हुआ है, उस तक सुगंध पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमने जो अगरबत्ती जलाई, इसके जो कण हैं, जो सुगंधित कण हैं, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब है कि यहाँ से मूव करके वहाँ पे गए। ठीक है, इसी तरीके से जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जितने भी कण होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा गति में रहते हैं, वो शांति से बैठते नहीं हैं। जैसे अगर एक बीकर में हम पानी रखते हैं, उसके कण भी आपस में मूव करते रहते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोहा होता है, जो लोहा होता है उसके कण भी आपस में गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इधर उधर। हालांकि वो मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको आसानी से आंखों से देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते। जबकि जो हम अगरबत्ती जलाते हैं या फिर यहाँ पे कोई सुगंधित इत्र छिड़कते हैं या कोई भी सेंट वगैरह जो लगाया जाता है, वो जल्दी ज़्यादा मूव करते हैं, उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको महसूस कर सकते हैं या फिर उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम अगरबत्ती जलाई तो इसका धुआं वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जो सॉलिड होते हैं इसके इतने कम वो गति करते हैं, इतने टाइट पैक्ड होते हैं ना, पूरी तरीके से टाइट पैक्ड होता है जो सॉलिड होता है, तो उसको हम देख नहीं पाते। जैसे हमारे पास ये पेन है, ठीक है, यह प्लास्टिक का बना हुआ है, सॉलिड है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो कण हैं वो आपस में गति करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा वो मूव करते रहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ हो, उसके जो कण होते हैं वो निरंतर गति में होते हैं, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो कभी भी शांति से सोए नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। जितना जगह रहेगा, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा जगह है, उसी में वो, जैसे ये सॉलिड है पूरा टाइटली पैक्ड है,
हल्का सा इसके बीच में स्थान होता है, ठीक है। हर जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं इनके बीच में सॉलिड है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको और बड़ा करूँ, अगर मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखाऊं, ठीक है, आप देखिए इसके बीच में स्पेस है, इसी स्पेस में ये मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें समझिए कि पहला तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं, और दूसरा कि इनके बीच में खाली स्थान होता है। चाहे अपने आप में कितना भी टाइट पैक्ड हो, कितना भी सॉलिड पैक्ड हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो ये समझना होगा कि उनके बीच में खाली स्थान रहता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ के। और उस खाली स्थान तो हम लोग कहते हैं इंट्रामोलेकुलर स्पेस, ठीक है, अंतरा आणविक स्थान, इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि वो निरंतर गति में रहते हैं। यहाँ पे यह है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो भी कण होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। कोई भी पदार्थ अगर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके रखेगा खुद को, तो वो तो बिखर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शक्कर का एक इतना बड़ा सा गोला है, तो वो क्या करते हैं कि उसके जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, तभी वो एक दूसरे से जुड़ा रह पाता है। ये मेरे हाथ में एक प्लास्टिक है, ये क्या है कि इसके जितने भी कण हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तभी ये एक साथ जुड़ा हुआ है। जिसके अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, ठीक है, जैसे कि लिक्विड जो होते हैं उनके अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, इसलिए उनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। या फिर वैसे वस्तुएं जो इस तरीके से आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके जो स्पेस होते हैं, जो उसका जो फोर्स होता है, मतलब जो उसके कण के अंदर जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है वो कम होती है, इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। और जिनके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है वो आसानी से टूट नहीं पाते हैं, ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गए, लोहा हो गया, आयरन हो गया। तो प्रत्येक कण जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलेक्युलर फोर्स, हिंदी में कहें तो अंतराणविक बल, ठीक है। इसी बल से वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल पानी में डालें, बैंगनी रंग फैलता है, कण गतिशील। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में भी ये दिया है कि एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें पानी रखिए और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए ये एक बीकर हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा बेहतर बन जाए, ये क्या हो गया, बीकर हो गया, ठीक है। इसमें हमने वाटर डाल दिया, इतना वाटर है। इसमें हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें डाल दी जो कि ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जब उसमें कुछ बूंदें डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये पूरी तरीके से पूरे में फैल जाएगा, कुछ ही समय में पूरे में फैल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि एक और बीकर लिया और उसमें भी हमने पानी भर लिया, ठीक है, वाटर इसमें हमने भर ली, इतना पर से वाटर भर लिया। और अब हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बन के इसमें से ही कुछ बूंदें निकाली जो इसमें हमने वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स की थी, और इसमें डाल दिया। हम डालेंगे तो यहाँ पे, लेकिन ये पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। थोड़ी समय बाद हम देखेंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसके कण हैं, जो वाटर है या पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं, वो हमेशा मूव कर रहे हैं, वो गतिशील हैं, तभी तो वो पूरे में फैल जा रहा है। अगर वो गति नहीं करते हैं तो जैसे हम डाल कर छोड़ देते तो वहीं पे रह जाता या फिर नीचे जाकर के बैठ जाता, लेकिन वो पूरे में गति कर रहा है, इसका मतलब पूरे में जाकर के वो फैल जा रहा है, ठीक है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं कि एक गिलास में पानी लीजिए
और उसमें नील की कुछ बूंदे डाल दीजिए, जो हमारे यहाँ नील आती है ना, ब्लू जिसको हम बोलते हैं, जिससे कपड़े धोने का काम आता है, कपड़े में जो नील दिया जाता है, ठीक है, उजाला या भग वगैरह जो भी है, उसकी कुछ बूंदे डालिए। वो क्या होगा, कुछ समय बाद पूरे पानी में फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कण जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इससे वो क्या होता है कि हर जगह फैल रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हमने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है, कि जो बैगनी रंग है वो पूरे में फैलता है और इससे पता चलता है कि कण जो है वो गतिशील है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था। आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें मुख्यतः 3 तरह की अवस्थाएं ही पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये द्रव 3 तरह की पढ़नी है। लास्ट में जो एनसीईआरटी की किताब है 9th क्लास की, उसके लास्ट में जो 2 प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस होते हैं उसके बारे में लास्ट में दिया हुआ है, तो उसको अब लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही हमें मुख्य तरीके से पढ़ना है, तो पहले इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड जो होता है उसका आकार और आयतन जो है वो निश्चित होता है। कोई भी सॉलिड ले लीजिए, ये पेन, ठीक है, ये किताबें, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई किताब है, जैसे ये किताब है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अगर मान लीजिए ये 400 ग्राम का है, मान लेते हैं, तो ये 400 ग्राम का ही है, ठीक है। हम इधर करें ऐसे करें, ये 400 ग्राम का ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका शेप इस तरीके का है, तो ये इसका शेप इसी तरीके का रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको मतलब चेंज ना करें। मतलब हम इसको फाड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा, या इसको काट देंगे, जला देंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे जनरली अगर बात करें तो जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। हम कहीं पे भी रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें, ऐसे ही रहेगा। ये पेन है, ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के बारे में क्या होता है, अगर आप गौर करेंगे तो मान लीजिए कि हमने 1 लीटर लिक्विड लिया, ठीक है। यहीं पे समझते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया इस तरीके से, इतना लंबा है, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें हमने 1 लीटर वाटर लिया। अब क्या करते हैं कि इसी 1 लीटर वाटर को हम यहाँ पे एक और बीकर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा इतना चौड़ा है लेकिन छोटा है, इस तरीके का, ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं। तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इसका शेप है, जो इसका आकार है वो चेंज हो गया। तो जो सॉलिड होता है उसकी आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जो गैस की बात करें तो इसका ना आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जहाँ पे रहेगा, इस रूम में है तो इस रूम के आकार का, ग्लास में है तो ग्लास के आकार का, जहाँ पर भी खाली जगह मिलेगी वहाँ पे चला जाएगा। और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी बदलते रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो सॉलिड होता है इसके कण जो होते हैं वो घनिष्ठ रूप से भरे होते हैं, यानी पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने का मतलब है कि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे रहेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे। जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, ठीक है, ये टाइटली पैक्ड हैं। लिक्विड के क्या होते हैं कि दूर दूर होते हैं, थोड़े से सॉलिड का अपेक्षा दूर होते हैं। गैस वाले बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था, ये सॉलिड के हैं, ये दोस्तों सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। ये लिक्विड है, इसके जो हैं वो इससे ज़्यादा दूर हैं। और वहीं गैस की अगर हम बात करें, गैस कहाँ चला गया,
दोस्तों गैस वाला कहीं पे, गैस वाला कहीं पे चला गया। तो जो गैस वाला होता है उसके और ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अगर फिगर बना के बताएं तो गैस वाले क्या होंगे कि और ज़्यादा दूर दूर होंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं, ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, यानी कि ये इसका संपीड्यता, जो संपीड्यता होता है वो नगण्य होता है। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं ना उसको हम दबा नहीं सकते, उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये नहीं दबेगा, ठीक है। वहीं जो लिक्विड होता है उसको हम दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो गैस होता है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जो लिक्विड है उसको उससे थोड़ा सा कम कंप्रेस किया जाएगा, जो सॉलिड है उसको बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है। हालांकि सॉलिड में भी कुछ चीज़ें होती है जो ज़्यादा कंप्रेस होती है, जैसे कोई स्पंज हो गया, रुई हो गई, लेकिन हालांकि वो भी गैस से कम ही कंप्रेस होगा। गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो टायर्स होते हैं उसमें गैस भरा जाता है। जो लिक्विड होता है वो उसमें वो कम कंप्रेसिबल होता है। जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। अगला है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोलेकुलर फोर्स होते हैं, इंट्रामोलेकुलर फोर्स होते हैं। प्रबल अंतराणविक बल होते हैं, ठीक है। अंतरकण बल लिखिए या अंतराणविक बल लिखिए, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं उसके जो कण होते हैं वो अपने आप अपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, पूरी फोर्स के साथ खींचते हैं, जिससे कि वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। वहीं जो लिक्विड होता है इसके कम जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं वो कम होते हैं। और जो गैस होता है इसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो जो सॉलिड होते हैं वो हर चीज़ हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, मेज, लकड़ी, लोहा, ठीक है, पत्थर, बर्फ, लकड़ी। लिक्विड की बात करें तो पानी हो गया, पारा हो गया, ठीक है, जितने भी ओयल्स होते हैं, तेल, पेट्रोलियम, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब लिक्विड है। गैस की बात करें तो वायु हो गया, वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है, गैस है। वाटर वेपर भी गैस है, जिसको हम लोग भाप कहते हैं या जिसको स्टीम भी कहा जाता है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो आगे है अवस्थाओं में अंतर परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पे लगभग आधा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अगले क्लास में आधे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगला जो क्लास लेकर के आएंगे, मतलब उसमें यानी कि एक क्लास हो गया, दूसरे क्लास में इसके आधे चैप्टर को पढ़ेंगे और तीसरे क्लास में इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के आसपास का ही क्लास रहे, ठीक है, ताकि आप आसानी से देख सकें और समझ भी सकें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम एक्सरसाइज वाले में सबको शामिल कर लेंगे, ठीक है। आज ये क्लास आई है, इसके अगले दिन यानी कि कल दूसरी क्लास आएगी, ठीक है, इसी टाइम पे लगभग शाम के 4 बजे। अगर आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछने में हिचकिचाइएगा मत, पूछेगा जरूर, ठीक है। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट में ही मैं उसको पिन कर दूंगा, कमेंट में भी, वहाँ से भी आप जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में से ही ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इसी नाम के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल लोग बना देते हैं, पता नहीं चलता कौन किसका है। तो हमारा जो ऑफिशियल हमने नया एक टेलीग्राम चैनल बनाया है उसमें अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से वहीं वहाँ पे जा करके ज्वाइन कीजिएगा और इसकी जो PDF है ये वाली वो आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और हम और भी इस तरीके की वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, दिल से धन्यवाद। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।